विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं धनंजय भटकर पीजीटी इतिहास जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा कक्षा 9वीं अध्याय पहला फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति भाग 1 या भाग 1 आपको पढ़ाया था, समझ में आया होगा। आज हम भाग 2 के बारे में जानकारी लेना जा रहे हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र स्थापित होने के लिए कैसी परिस्थिति थी। फ्रांस में 16वां लुई का शासन था। परंतु प्रशा के राजा के से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी वो चिंतित थे। 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी और अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। प्रस्ताव पारित किया और हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने इस युद्ध में यूरोपीय राजाओं के एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में ले लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने, साहित्य, पितृसत्ताक भूमि, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और तृतीय वर्ग के लोग एक राष्ट्रीय असेंबली के रूप में इसमें शामिल हुए थे। लॉर्ड जॉर्ज राजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी ये गीत पहली बार मार्सिलेस स्वयंसेवकों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया। इसलिए इस आगे चलकर मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान बना। आज भी फ्रांस में राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। इसमें क्रांतिकारों का योगदान है। जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इसका नाम पड़ा। कॉन्वेंट का पहले अर्थ ये था कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। जैकोबिन क्लब का जो नेता है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो उसका नेतृत्व कर रहा था। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य है, समाज के कम समृद्ध हिस्से से लोग आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारागीर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकरियां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग सब जैकोबिन क्लब में शामिल हुए। और जैकोबिन के एक बड़े वर्ग में गोदी कामगार की धारीदार लंबी पलटूर का भी निर्णय ले लिया और उनका पोशाक घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया गया था। जैकोबिनों को सौकुलात भी कहा गया। साथ साथ सौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और वो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। महिलाओं को ऐसा करने में अनुमति नहीं थी। खाद्य पदार्थ में महंगाई आई। महंगाई में वृद्धि होने के नाते बहुत सारी समस्या बढ़ती गई और
इसी कालखंड में 1792 में गर्मियों में जाकोबिन खाद्य पदार्थ के अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह उन्होंने किया। 10 अगस्त के सुबह टुलेरिएक के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षक को मार दिया गया। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया गया रखा। 21 वर्ष के अधिक उम्र वाले पुरुष को, चाहे जिसके पास संपत्ति हो या न हो, मतदान का अधिकार दिया गया और नवनिर्वाचित कन्वेंशन का नाम दिया गया और एक असेंबली राष्ट्र की स्थापित हुई। स्वतंत्र 21 सितंबर 1792 में इसे स्वतंत्र का अंत कर राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। वंशागत चलने वाली राजशाही वो नष्ट हो गई। गणतंत्र देशों में के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, कोशिश होती है और 16 लोगों को देशद्रोह का आरोप लगाकर, देशद्रोह यानी कि अपने देश या सरकार के विश्वासघात करना, देश या सरकार से विश्वासघात करना, उसे देशद्रोह का आरोप लगाया। 21 जनवरी 1793 में प्लेब्स डी लॉग पार्कट में उसे सार्वजनिक रूप में फांसी दे दी गई। रानी का भी, मेरी इनेत का भी असर वही हुआ। जाकोबिन क्लब का नेता रॉबेस्पियर, उसका आतंक का राज शासन उनके हाथ में आया। सन 1793 से 1794 आतंक का युग, आतंक का राज, और उसने गणतंत्र के जो शत्रु थे, कुलीन, पादरी या राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली और असहमति रखने वाले पार्टी, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कई क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा भी उन पर मुकदमा चलाया। न्यायालय ने उसे दोषी पाया तो आगे चलकर उनको गिलोटिन पर भी चढ़ाया और गिलोटिन 2 खंभे के बीच लटकने वाले आरे वाली मशीन, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, वही एक गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन ने उसका आविष्कार किया था। रॉबेस्पियर ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर ही बेचने के लिए बाध्य कर दिया। साथ साथ कानून और सुधारणा तो की, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की और समाज में महाशय और महोदय के स्थान पर अभी भी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं में सितोयेन एवं सितोयिन, नागरिक और नागरिका नाम से संबोधित किया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लगाने की वजह से समर्थक भी त्राई त्राई करने लगे, जिस वजह से अंततः आगे चलकर जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसको दोषी ठहराया गया और उनको भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। आतंक का राज का अंत हुआ। उसके बाद फ्रांस में शासन चलाने के लिए डायरेक्टिव शासित फ्रांस, संविधान में चुनी गई 2 विधान परिषदों के प्रावधान थे और इसमें इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने के
कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद में होता था। परिषद उन्हें बर्खास्त करने के लिए चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता देखकर नेपोलियन बोनापार्ट जैसा तानाशाह का उदय हुआ। उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है, खुला कर दिया है, और नेपोलियन बोनापार्ट जैसा महान व्यक्ति, महान सेनानी, जिसने जीवन में 400 लड़ाइयाँ लड़ी, कभी भी नींद नहीं ली, उसका उदय हुआ। और उसने भी अपना एक तानाशाह करके अपनी आचार संहिता, नेपोलियन की संहिता करके 1804 की उसने शुरू की और शासन शुरू कर दिया। अभी नेपोलियन का उदय होने के बाद हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिला सक्रिय रूप से सहभागी थी। क्रांति में सभी महिला ने भाग लिया। अहम परिवर्तन करने वाली ये महिला थी और जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने में भी उनका प्रेरणा और योगदान था। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। सिलाई, बुनाई, कपड़ा, धुलाई, बाजारों में फल फूल, सब्जियां, साग सब्जियां। संपन्न घर की महिला भी थी। अधिकांश महिला के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके भी नहीं थे, लेकिन केवल कुलीन लड़कियों को भी और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। बाकी पढ़ने का अधिकार नहीं था। परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, खाना बनाना, खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल करना, यही काम है। महिलाओं का स्थान ऐसा देखा जाए तो गौण था। राजकीय अधिकार नहीं थे, इसलिए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए। राजनीतिक समानता प्राप्त करने के लिए उन्होंने फ्रांस में लगभग 60 क्लब स्थापित किए। इसमें से मशहूर क्लब द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये सबसे मशहूर क्लब करके फ्रांस का जाना माना क्लब माना जाता है। ओलंदे गुंज उस कालखंड की ये महिलाओं के अधिकार के लिए, राजनीतिक समानता के लिए, नारीवाद के लिए उसने संघर्ष किया। 1791 में संविधान में उन्हें सक्रिय नागरिक का भी दर्जा दिया गया। मतदार अधिकार के लिए उसने असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग भी रखी है, और पुरुष के बराबरी की मांग और वोटिंग की, मतदान की भी मांग के लिए, मताधिकार के लिए वो संघर्ष करती रही। राजनीतिक अधिकार के लिए भी और विद्यालयों की स्थापना भी की। शिक्षा में, स्कूलों में उसके लिए अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें अपने मर्जी से खिलाफ शादी भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। अगर करना चाहती है, किसके साथ करना है, क्या करना है, उसे स्वतंत्रता दी और महिलाओं के अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। आगे चलकर 1946 में महिलाओं को मताधिकार हासिल हुए और महिला राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए रास्ता खुला हो गया महिलाओं के लिए। अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट, जो दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा एक प्रकार की लगभग 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं, 20वीं शताब्दी तक लंबे दौर से चलने वाली एक प्रथा थी, और खेती काम करने के लिए, गुलामी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए इंसान को इंसान ही बेचता था, और पशु तल्ले उसकी बिक्री होती थी। और ये दास प्रथा ब्रिटेन या यूरोपियन देशों ने शुरू कर दी है। अफ्रीका, ऑस्ट्रिया या कुछ देशों में संसाधन ज़्यादा था, वहाँ पर खेती काम करने के लिए भेजा जाता था।
दास प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। कैरिबियन उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं को महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे और अपरिचित और दूर देशों पर जाने और काम करने के लिए यूरोपियन की अनिच्छा मतलब था। बागान में श्रम की कमी थी और वो पूरा करने के लिए यहाँ पर त्रिकोणी दास व्यापार चला। त्रिकोणी दास व्यापार 3 महाद्वीपों के बीच, जिसे हम बोलते हैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इवन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ऐसा भी व्यापार चला और इधर से व्यापारी पकड़ते थे, दास को उठाकर लेके जाते थे। इसके सौदागर थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 16वीं शताब्दी के अंत में, और फ्रांसीसी सौदागर बोंदे या नांते, ये बंदरगाह भी दास व्यापार से समृद्ध बन गए। अफ्रीका तट पर दास ले जाते थे और जहां स्थानीय सरदारों को से दास खरीदते थे, वो मैगजीन बंदूक के लिए, पगड़ शस्त्रास्त्र के लिए दासों को बेचते थे और उसको निग्रो कहा जाता था। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ब्लैक वर्णीय है। अटलांटिक सागर के पार कैरिबियन देशों तक 3 माह की यात्रा वो करते थे। ठूस ठूस पर भरा जाता था, कुछ दम तोड़ देते थे, कुछ सदमा से मरते थे और उसका अगर भागकर जाते हैं तो उसको मौत की भी सज़ा सुनाते थे। बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील बढ़ती मांग, औद्योगिकरण की मांग बढ़ने के लिए, पूरी करने के लिए ये सब कुछ कार्य चलता था और उनके पास से पुलिस जैसा काम करवा के, पशु जैसा काम करवा के लेते थे। 18वीं सदी में फ्रांस दास प्रथा की निंदा नहीं हुई, लेकिन नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए गए, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों को विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। अंततः 1771 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित किया और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने भी दास प्रथा पूर्णतः शुरू कर दी। अफ्रीका के निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिली थी और फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। अभी हम देखते हैं इस अध्याय का आखिरी भाग, क्रांति और रोजाना जिंदगी। स्वतंत्रता एवं समानता, सेंसरशिप की समाप्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और उनकी बोलचाल अथवा उसके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों अब बदलती गई। 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस में पुरुष, महिला और बच्चों में जीवन में अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाए। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आदर्श की देन फ्रांस को नहीं है तो यूरोपियन देशों को और पूरे विश्व के लिए रही। सेंसरशिप की भी समाप्ति की। जो सेंसरशिप राजा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदी लगाता था, ये छापना नहीं, ये करना नहीं, और प्रेस पर पाबंदी थी, लेकिन इस पर सेंसरशिप की समाप्ति की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई और प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से फ्रांस में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों छपी गई। पढ़ने लिखने वाले की जो रुचि बढ़ती गई और विश्व में फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रेरणा स्वतंत्र, समता, बंधुत्व की मिली। परिवर्तनों का ब्यूरो और उन पर टिप्पणी भी होती रही। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे
आलोचना टीका टिप्पणी करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। अभी तक राजा है, धर्म है, इसके दैवीय अधिकार था और सामंतशाही इसके वर्चस्व था, लेकिन इससे न्याय मिला। स्वातंत्र्य और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुटने का लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना भी मुट्ठी भर शिक्षित के लिए संभव था। अभी फ्रांसीसी क्रांति के वजह से पूरी दुनिया में परिवर्तन आया, इलेक्शन समाप्त हुआ। आपको अध्यापन समझ में आया होगा। कुछ समस्या है तो बताना है। आपको मूल्यांकन के प्रश्न मैं देता हूँ। जैकोबिन क्लब का नेतृत्व किसने किया? नंबर 1, ये लिख के भेजना है व्हाट्सएप पर और उसका फोटो निकाल के। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन का उदय क्यों हुआ? उसके लिए महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? आतंक का राज का वर्णन कीजिए। आतंक का राज का कालखंड बताइए। और महिलाओं ने आंदोलन क्यों किए, उसके भी कारण बताइए। और आखिरी और अंतिम प्रश्न है, दास प्रथा का अभिप्राय बताइए। आपके लिए होमवर्क के लिए और गृह वर्ग के लिए, मूल्यांकन के लिए एक ही नोटबुक करना है। गृह कार्य, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारणों को बताइए। और लगभग ये 4-5 मार्क के प्रश्न है, 5 मार्क का। इसके पॉइंट लिखिए। अध्यापन कैसा लगा बताइए। कुछ समस्या है तो बताना है। धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। और अगले अध्यापन में अपन अगला लेसन देखेंगे। धन्यवाद।